तो चलो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। ही वैसे किया ऑडिबल हूँ मैं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी ये अपन ना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग फिर एंड में कर लेंगे जो टाइम बचे। कारण जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे ऐसे मैंने सोचा है। तो हमारे लास्ट के 3 चैप्टर हैं, ये क्वेश्चंस हम लोग एक साथ कर लेंगे, ठीक है। यस। तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना, क्योंकि तो अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है इट इज अबाउट कंप्लीशन एंड रिव्यू, है ना। तो ये लास्ट उसमें आ गए। अब आप जब ऑडिट कंप्लीट करने जाते हो तो उस टाइम पे क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, उस टाइम पे क्या करना होता है, कैसे ऑडिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, होगी। और कंप्लीशन के टाइम पे हम लोगों को रिव्यू करने के लिए उन्होंने बोला है कि ये फाइनल रिव्यू एक बार करते हैं। वो ऑडिट क्वालिटी के लिए जरूरी है, ये देखने के लिए कि भाई हमसे कुछ बीच में जो है वो कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम देखना भूल गए हैं। ठीक है, क्या कंक्लूजन्स पे हम लोग पहुंचे हैं ये सब देखने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहले जो हम लोगों के साथ डिस्कस किया है वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या है कि देखो क्या होता है कि जब आप अपनी ऑडिट कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, तो ऑडिट कंप्लीट करने के बाद एक तो ऑडिट रिपोर्ट बनाने तक का पीरियड, ठीक है, और ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद का पीरियड, ठीक है। और इसके अलावा एक थर्ड है कि आपने जब ऑडिट रिपोर्ट बना करके दे दी, उसके बाद जो आपका क्लाइंट है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दे, जारी कर दे, पब्लिक कर दे देखने के लिए। तो 3 अलग अलग स्टेजेस पे हम लोग सब्सिक्वेंट इवेंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई कि भाई यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली सर अपन कब बनाते हैं सर, 31 मार्च को बना देते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से लेकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डेट करने तक का पीरियड, ठीक है, यहाँ हमारी ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। ये भी सब्सिक्वेंट इवेंट भी, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद हुआ है। हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर रहे हैं वो फॉर द पीरियड, वो उससे पहले के पीरियड को हम लोग ऑडिट कर रहे हैं। तो बाद में क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या आता है, बस वो देखने वाली बात है। बाकी वो जो इवेंट हुआ है उसका कोई लेना देना, उसके ऊपर आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता ना। वो सब चीजें बाद में हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद, ठीक है भाई। एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद मैं बोला कि भाई डेट आप कर चुके हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एंड द फैक्ट दैट बी नोन टू आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। तो ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिट जब रिपोर्ट कर चुका है तो उसके बाद के इवेंट्स को भी हम यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट्स बोलते हैं। लेकिन इस वाले सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए और इस वाले सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए दोनों के लिए आपकी अलग अलग जिम्मेदारी होती है, ठीक है भाई। समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो सब्सिक्वेंट इवेंट है क्या, पहली बात तो ये यस सर। यस सर। समझ में आ गया। वैसे तो वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद ही है, बट उसको हमने क्लासीफाई इस तरीके से कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद लेकिन ऑडिट रिपोर्ट बनने से पहले, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के बाद का इवेंट हो गया, ऑडिट रिपोर्ट भी बन गई। तो IAS 560 हमारा बेटा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है जो इन सब के साथ डील करता है सब्सिक्वेंट इवेंट में। और इसका पैरा 4 ये कह रहा है कि ऑडिटर की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए about whether events occurring between the date of financial statement and the date of auditor report that require adjustment or disclosure are appropriately reflected in accordance with the applicable financial। तो आपको इस बारे में एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट लेने की, भाई जो इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से ऑडिट रिपोर्ट बनने के बीच में यहां हुआ है, और अगर इस सब्सिक्वेंट इवेंट को अप्रोप्रिएटली एडजस्ट करना चाहिए था, इसको एप्रोप्रिएटली एडजस्टमेंट की जरूरत थी, मतलब ये इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इस तरीके का इंपैक्ट डालता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमको बदलाव करने पड़ते, ठीक है, दैट रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, और या फिर एडजस्टमेंट की जरूरत थी, या जिनका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरूरी था। तो आपको इस बात के एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेने की भाई इनका एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया गया है। ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा कि इस चीज के लिए आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस जो है वो कलेक्ट करेंगे। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो, कि भाई आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आपको देखना ही है कि भाई वो एडजस्टमेंट्स अगर अप्रोप्रिएटली, इफ एनी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, इफ एनी इफ एनी देयर इज इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑन द प्रेजेंटेशन,
ठीक है, ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो क्लाइंट ने किया है या नहीं किया, इस बात का एविडेंस आपको मांगना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑर्डर आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर रिपोर्ट, और उसके बाद एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने की बात करी गई। अब एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो अगर ऑडिटर रिपोर्ट बन चुकी है और इसके बाद अगर कुछ हुआ है सब्सिक्वेंटली, तो इस सब्सिक्वेंटली जो कुछ भी हुआ, इवेंट दैट केम टू योर नॉलेज, इसको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली गई है। सर अब ये अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करना का मतलब क्या है, वो धीरे धीरे हमको यहाँ पे आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको एविडेंस इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ना कि जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद के इवेंट हुए उनके लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कलेक्ट करने की, उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन एप्रोप्रिएटली आपको रिस्पॉन्ड करने की जिम्मेदारी के लिए बताया गया। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. अब IAS 560 से सीधा ही IAS 10 पे चले गए। IAS 10 तो हमारा जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, तो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद के दो इवेंट होते हैं, एक हमारे एडजस्टिंग इवेंट होते हैं, एक हमारे नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। पढ़ा है क्या IAS 10 आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, व्हाट इज IAS 10 से कि भाई एडजस्टिंग इवेंट क्या है? वैदिक तुमने भी पढ़ा हुआ IAS 10 के बारे में? कोई बात नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा दूंगा। वैदिक? वैसे पढ़ा तो है ऐसे के अंदर। हम्म, कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ। अब IAS 10 हमारे दो तरीके के इवेंट्स की बात कर रहा है जो कि रिपोर्टिंग पीरियड के बाद के हैं। रिपोर्टिंग पीरियड किसको कहते हैं? दिस इज द रिपोर्टिंग पीरियड ना, 23-24 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च, दिस इज रिपोर्टिंग पीरियड। तो इसके बाद के इवेंट्स के बारे में IAS 10 बात कर रहे हैं। इवेंट दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस रिलेटिंग टू कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट द रिपोर्टिंग डेट। Such events provide information about the items included in the financial statement, hence the financial statement should be adjusted to reflect new info. तो अब ये कह रहे हैं कि भाई दो तरीके के इवेंट हैं, एक अपना क्या है, एक हमारा एडजस्टिंग इवेंट है बेटा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई एडजस्टिंग इवेंट का मतलब क्या होता है, तो एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट होते हैं, ठीक है, जो आपको एडिशनल एविडेंस देते हैं रिलेटिंग टू कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द रिपोर्टिंग डेट। तो इसका मतलब 31 मार्च को यहाँ पे कोई ऑलरेडी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, है ना, इट वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन 31 मार्च। ठीक है, और बाद में, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ जो इस एग्जिस्टिंग कंडीशन के बारे में आपको एडिशनल एविडेंस दे रहा है, मतलब कोई इवेंट जो एडिशनली इसको यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। तो वो इवेंट इन्होंने एडजस्टिंग, अच्छा एडजस्टिंग बोला क्यों है, क्या करना होगा, तो इन्होंने बोला कि भाई क्या हुआ है कि मान लीजिए हुआ 31 मार्च के बाद है इवेंट, लेकिन वो एक ऐसी कंडीशन के बारे में था जो एग्जिस्ट ऑलरेडी करती थी पहले के दिन पे, तो क्योंकि इवेंट बाद में हुआ, इससे ऐसा नहीं है कि आप ये बोल दोगे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क आएगा। अरे वो परिस्थिति पहले से ही 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, उसको पुख्ता, एक वर्ड होता है हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, कहने का मतलब उसको कोरैबोरेट, उसको स्ट्रॉन्ग, उसको सपोर्ट करने के लिए एक इवेंट बाद में हो गया है। तो क्योंकि वो 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी, तो आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बदलाव करने पड़ेंगे, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स इन लोगों ने दिए यहाँ पे, इंक्लूड एंड हैंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द न्यू इन्फॉर्मेशन। तो देखो इवेंट अगर एडिशनल एडजस्टिंग है, तो चाहे अब उसके बारे में पता आपको या कोई इवेंट से ज्यादा जानकारी आपको बाद में लगी हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज करना पड़ेगा। नाउ से फॉर एग्जाम्पल अलाउंस फॉर डैमेज इन्वेंट्री और डाउटफुल रिसीवेबल। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। अलाउंस क्या होता है, प्रोविजन होता है, यस और नो? Yes. ठीक है, तो अगर 31 मार्च को कुछ इन्वेंट्री जो है
वो यहाँ पे आपको पता हो, आपको ज्यादा जानकारी नहीं थी लेकिन आपको ये पता था कि हाँ भाई कुछ इन्वेंट्री डैमेज हो सकती है। बाद में वो डैमेज ही निकली, तो उसका अलाउंस आपको बनाना चाहिए था ना 31 मार्च को, कि नहीं बनाना चाहिए था? यस और नो? यस सर, बनाना तो चाहिए। पता चाहे बाद में चला हो कि भी ये इन्वेंट्री एक्चुअली में डैमेज, लेकिन इसका अलाउंस होना चाहिए था आपके 31 मार्च। एग्जाम्पल सेकंड, इन्होंने दिया अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस के विच वर बीइंग नेगोशिएटेड एट दी रिपोर्टिंग डेट। ठीक है, आप कोई क्लेम के बारे में जो है वो नेगोशिएट कर रहे थे 31 मार्च तक, और वो पैसा आपको मिल गया या मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको जो है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च के उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना भाई? यस और नो? यस। तो क्यों? क्योंकि आप 31 मार्च को तक ये बात कर चुके थे इंश्योरेंस कंपनी से कि हाँ भाई ये पैसा आप हमको दे दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सब चीजें हो चुकी थी। 31 मार्च के बाद अभी ऑडिट हुई नहीं कंप्लीट आपकी, तो ऑडिट कंप्लीट होने से पहले ये चीज हुई है, तो इसका एडजस्टमेंट होगा। द डिटर्मिनेशन ऑफ द परचेज और सेल प्राइस ऑफ नॉन करंट एसेट परचेज और सॉल्व बिफोर द ईयर एंड। ठीक है, तो आपने कोई नॉन करंट एसेट जो है वो बेच दिया हो, ठीक है, परचेज और सॉल्व बिफोर, तो ईयर एंड से पहले उसको बेच दिया हो लेकिन उसके प्राइस का डिटर्मिनेशन बाद में हुआ हो, वो भी एडजस्टमेंट आपको अपनी 31 मार्च की उसमें करना पड़ेगा। यस और नो? यस। टैक्स लाइबिलिटी का एग्रीमेंट है, आपने टैक्स लाइबिलिटी जो निकाली वो कम निकली, बाद में जो डिटर्मिनेशन हुआ। अब हो जाता है ना ये चीज ऐसे कि हम लोगों ने टैक्स लाइबिलिटी का डिटर्मिनेशन कर लिया है, तो हमारे हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी में 31 मार्च के बाद जब एक्चुअल टैक्स भरा वो ज्यादा है, तो क्या इसका एडजस्टमेंट नहीं करोगे 31 मार्च के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? यस और नो? नहीं करोगे? करोगे, करना पड़ेगा ना? यस और नो? यस सर। करना पड़ेगा। डिस्कवरी ऑफ एरर्स फ्रॉड रिवीलिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, उसके बाद में आपको ऑडिटर को कोई एरर्स या फ्रॉड मिलते हैं जो कि ये बद दिखा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, तो अगर ऑडिटर कह रहा है कि भाई ये एरर आपसे हुई है, तो ये आप थोड़ा ना बोल दोगे कि नहीं नहीं सर ये तो 31 मार्च के बाद हमको पता चला, अब इसको इसमें हम लोग एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। इट वॉज द कंडीशन दैट वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो करना पड़ेगा आपको। इन सभी एग्जाम्पल्स में ये सारे के सारी जो कंडीशंस थी वो आपकी रिपोर्टिंग डेट पर मतलब 31 मार्च को प्रेजेंट थी। ठीक है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन या अधिक जानकारी आपको बाद में हुई, तो आपने एडजस्टमेंट किया। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस। ठीक है, तो एडजस्टमेंट आपने बाद में करना पड़ेगा क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पूरी बाद में हुई है। अब कुछ हमारे इवेंट्स होते हैं जो नॉन एडजस्टिंग होते हैं, अब इनमें क्या होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट में, ये रिपोर्टिंग विच अरोज आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, तो ये कंडीशंस एक्चुअली में 31 मार्च को एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये कंडीशंस ही आपके 31 मार्च के बाद ही यहां पर क्रिएट हुई हैं। ठीक है, तो इनमें अगर कोई इवेंट जो कि नॉन एडजस्टिंग होता है ना, मतलब कि 31 मार्च तक उसके बारे में कुछ नहीं था यहां तक, ठीक है, वो एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उसका कोई लेना देना नहीं है इस वाले पीरियड तक के लिए 31 मार्च के, इट वॉज एक्सक्लूसिवली क्रिएटेड आफ्टर दी 31 मार्च, रिपोर्टिंग डेट के बाद क्रिएट हुआ है सर, ये तो यहाँ क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये जो इवेंट क्रिएट हुआ आफ्टर 31 मार्च, क्योंकि अभी ऑडिट कंप्लीट नहीं हुई है, तो पहले तो ये देखो कि क्या ये इवेंट मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखता है नहीं रखता, तो सबसे पहली चीज ये देखनी पड़ती है कि क्या इसका इम्पैक्ट जो है वो मटेरियल है। इफ मटेरियल, तो अगर मटेरियल होता है डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, तो ऐसे केस में 31 मार्च को बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नोट्स में इनका डिस्क्लोजर किया जाता है। तो अगर ये मटेरियल होते हैं तभी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनको हम डिस्क्लोज करते हैं, इंडिकेटिंग व्हाट इवेंट द इफेक्ट सच इवेंट्स देयरफॉर विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, बाकी इनका कोई एडजस्टमेंट हम लोग नहीं करते हैं, सिर्फ अगर मटेरियल होते हैं तो एज अ नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब इनको यहाँ पे डिस्क्लोज किया जाता है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? यस। ठीक है, तो अब 31 मार्च को से फॉर एग्जांपल की कंपनी के नए शेयर इशू किए गए, तो 31 मार्च तक में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आपने अप्रैल में या मई में अगर आपने नए शेयर इशू किए हैं, ये इवेंट मटेरियल है,
तो ऑडिटर क्या बोलेगा कि भी क्योंकि 31 मार्च तक की बैलेंस शीट में कोई इसमें चेंजेस की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्योंकि इवेंट मटेरियल है तो आप इसको नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दो कि भाई ईयर एंड होने इसके बाद में हमने नए शेयर्स इशू किए, ठीक है। मेजर चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप, शेयर होल्डर्स में बड़ा चेंज आ गया, कंपनी का मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, रिकंस्ट्रक्शन किया गया। लॉस ऑफ नॉन करंट एसेट्स और इन्वेंटरी एज अ रिजल्ट ऑफ फायर और फ्लड्स, आग लग गई उसकी वजह से नॉन करंट एसेट्स का नुकसान हो गया, बाढ़ आ गई। मेजर है ना, इस सिर्फ 31 मार्च तक की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इवेंट तो मटेरियल है बेटा, इसके बारे में 31 मार्च की बैलेंस शीट में नोट्स दिखा दो, कोई पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 31 मार्च में दिख रहा है ना एसेट है, वो महीने भर बाद ही एसेट आपका डूब गया, जल गया, खत्म हो गया, तो उसको कम से कम पता तो चलेगा। हालांकि आप 31 मार्च तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही बोल रहे हैं आपके क्या एग्जिस्ट करता था, यस और नो? yes, ठीक है। स्ट्राइक्स, गवर्नमेंट एक्शन सच एज नेशनलाइजेशन, मतलब स्ट्राइक्स का अगर आपके बिजनेस पे कोई मेजर इंपैक्ट आया है, ठीक है, कोई आपने मेजर परचेज या सील कर दिया सिग्निफिकेंट नॉन करंट एसेट्स, तो ये हमारे कुछ सर्टेन एग्जांपल्स होते हैं। तो बेटा नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स का कोई एडजस्टमेंट हमको करने की, इनका कोई इम्पैक्ट 31 मार्च तक की डेट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं होता है, इसलिए इनको हम लोग नॉन एडजस्टिंग कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया वैदिक, समझ में आया हिया, यस और नो? yes, यस सर। ठीक है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाते हैं, तो देखो ऑडिटर की रिपोर्ट साइन करने तक तो आपकी एक्टिव ड्यूटी रहती है, और जब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर देते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो जाते हैं या नहीं होते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने तक या उसके बाद भी आपकी पैसिव ड्यूटी होती है, ठीक है। मतलब कि अगर एक बार आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी तो ये कह रहे हैं कि आपकी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए इफ दे बिकम अवेयर इच विट को। तो अगर आपको ऐसे इवेंट्स के बारे में पता चलता है आफ्टर साइनिंग ऑफ द रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट साइन कर चुके हो, ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो कंपनी ने इशू किए या नहीं किए, तो आपको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आपको एक्शन लेना है, वो एक्शन क्या होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन आपको एक्शन लेना है, ठीक है। अगर ऐसे इवेंट्स की वजह के बारे में पता लगता है जो अगर आपको पहले पता चलते तो आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर दे, तो वो अगर बाद में भी पता चला तो देर रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टेन एक्शन, बट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की बेटा कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले के प्रोसीजर्स की जिम्मेदारी आपकी होती है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? yes, ठीक है। अब यस प्रोसीजर्स सर। आप परफॉर्म कब करेंगे, डेट ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करेंगे, तो ऑडिटर शुड परफॉर्म प्रोसीजर्स, ऐसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ऐसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई, आईएसए 560 कह रहा है बेटा, है ना, कि ऐसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जिनकी वजह से एडजस्टमेंट की जरूरत है, डिस्क्लोजर, ऐसे इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले तो प्रोसीजर्स परफॉर्म कीजिए, ठीक है। और अगर आपको दिखता है कि अगर मटेरियल एडजस्टिंग इवेंट्स इनको एडजस्ट नहीं किया गया है, ठीक है, और मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स है जिनका डिस्क्लोजर नहीं है, तो ऑडिटर मैनेजमेंट से बोलेगा, ठीक है। तो पहले तो आपने आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर करना है, फिर उसके बाद अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो आप मैनेजमेंट से को इन्फॉर्म करेंगे टू मेक अमेंडमेंट्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर डिस्क्लोजर एज पर द केस। अगर एडजस्टिंग है तो उनको एडजस्टमेंट्स करने के लिए बोलो, अगर नॉन एडजस्टिंग है तो डिस्क्लोजर के लिए बोले। क्लियर है बेटा, यहाँ पे समझ में आया, यस और नो? yes, अब मैनेजमेंट अगर आपको मना कर दे कि नहीं नहीं हम तो नहीं करते, मैनेजमेंट की डिनाइल के केस में क्या होगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कंसीडर, अगर मैनेजमेंट डिनाई कर रहा है, बोला हम नहीं करते भाई, जाओ तुम्हारा काम से काम रखो, तो है ना, ऑडिट करने के लिए बोला है, करो जाओ भागो यहाँ से, तो फिर उसको बोलो रुक जाओ अब हम आपको बताते हैं क्या करना है, क्योंकि आपने मेरी बात नहीं मानी है, मैं आपको बोल रहा हूँ एडजस्टिंग इवेंट है, इसको एडजस्ट करो या इसको डिस्क्लोजर करो, तो अब आपको देखना है कि इससे ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, क्या अब आपको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, यानी शुड बी कंसीडर्ड। और कंसीडरेशन हम लोग देख लेंगे भाई क्या क्या चीजें होती है। सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए प्रोसीजर्स क्या क्या है, कैसे पता चलेगा, इंक्वायरी है मैनेजमेंट से, और कुछ नहीं है ले दे करके, आप क्या कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हो, पहले तो यही करोगे ना, मैनेजमेंट से पूछो कि भाई आते 31 मार्च के बाद से लेकर के क्योंकि अभी तो मैंने ऑडिट रिपोर्ट बनाई नहीं है,
तो मैं मैनेजमेंट से भाई आपके पास आपकी नॉलेज में है क्या ऐसा कोई इवेंट जो कि एडजस्टिंग नॉट एडजस्टिंग है, जिसको आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना चाहिए था एडजस्टमेंट, तो आपको मैनेजमेंट से पूछना है। ठीक है, समझ में आ गया कि उनकी नॉलेज में ऐसे ही कोई इवेंट की जानकारी उनको है या नहीं है। यू शुड इंक्वायर विद द मैनेजमेंट। तो ये चीज सबसे पहले मैनेजमेंट से पूछ लिया भाई मैनेजमेंट से, यस और नो। yes, तो मैनेजमेंट ने बोला नहीं है। अब क्या करेंगे सर, बात खत्म हो गई? ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट से ये भी पूछिए कि मैनेजमेंट को खुद कैसे पता चलता है। भाई मैनेजमेंट से हमको ये पूछना कि आपको कैसे पता चलता है कि क्या ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा या उसको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। आप खुद क्या करते हो ऐसा? तो मैनेजमेंट ने भी तो कुछ ना कुछ प्रोसीजर सेटअप करे होंगे यहाँ पे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। ये मेरा ही काम थोड़ी ना है, ये तो मैनेजमेंट का भी काम है ना कि भाई क्योंकि IAS-A 560 मेरे लिए बना है, लेकिन IAS-10 तो आपके लिए बना है, IAS-10 तो मैनेजमेंट के लिए बना है, यस और नो। yes, तो IAS-10 मेरे लिए नहीं बना, वो IAS-10 मैनेजमेंट के लिए बना है, उसको समझाने के लिए, उनके लिए कि भाई रिपोर्टिंग पीरियड के बाद के भी एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट का इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो आप कैसे इस तरीके के इवेंट्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, व्हाट आर दी प्रोसीजर्स, व्हाट आर दी सिस्टम सेटअप बाय द मैनेजमेंट, इस चीज के बारे में इंक्वायरी कीजिए। तो पहले तो उनसे पूछिए कि आपको पता है ऐसा कोई इवेंट हुआ है, वो कहें हाँ पता है तो बता दो, वो कहें नहीं पता कोई बात नहीं, फिर उनसे पूछिए कि ये बताइए कि आपके पास क्या प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स हैं जिनसे कि आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये बताइए। और मैनेजमेंट कहते हैं हमारे पास कोई प्रोसीजर सिस्टम नहीं है, तो फिर आपका दिमाग चलेगा तो भैया अब तो पक्की बात है कि इनके कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनके बारे में इनको पता नहीं है, रिस्क है इस जगह पे, यस और नो, हाँ या ना। yes, ठीक है, इसके लिए इस चीज को पता करने के लिए और क्या कर सकते हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हैं, उनके मिनट्स आप पढ़ सकते हैं, जो 31 मार्च के बाद उनकी मीटिंग्स हुई तो उसके मिनट्स आप मांगिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो गए इंक्लूडिंग बजट्स, फोरकास्ट, कैश फ्लोज, मैनेजमेंट अकाउंट्स, इंटरिम इंफॉर्मेशन। तो ऐसे सभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो 31 मार्च के बाद बनाए गए हैं अभी तक, ठीक है, उनका उनको एक बार रिव्यू कीजिए। चाहे वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो अब वो नए बजट्स हैं, फोरकास्ट हैं, कैश फ्लोज हैं, मैनेजमेंट अकाउंट्स हैं, जो भी इंटरिम इन्फॉर्मेशन, तो 31 मार्च के बाद की सारी इंफॉर्मेशन आपको रिव्यू करनी चाहिए। ये तो उस इंफॉर्मेशन से आपको पता चलेगा हाँ भाई ये इवेंट था जिसका इम्पैक्ट 31 मार्च की बैलेंस शीट पे भी था, ये करना चाहिए। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस। yes, ठीक है, उसके अलावा क्योंकि आप ये जानते हो कि हम कुछ भी कर लें, ऑडिट में आप 100% जो है वो कमिटमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। ऑडिट इज नॉट अ गारंटी ऑफ 100 एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, नहीं कर सकते। तो आप तो अपना सारा काम कर चुके हो, आपने सर 31 मार्च के बाद की इंफॉर्मेशन भी हमने रिव्यू कर ली सर, हमने तो मैनेजमेंट से भी पूछ लिया, उनके प्रोसीजर्स भी समझ लिए और सब करके देख लिया। अब बचा क्या है, उनसे पूछा था ना, वो चीज रिटर्न में मांग लो कि आप कह रहे हो ना आपको नहीं पता कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। मैनेजमेंट को बोलो लिखित में दे दो यार, लिख के दे दो दे हैव कि आपने मुझे सभी सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म किया है अगर कोई है तो, और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली अकाउंट किया गया, एडजस्टमेंट किया गया। तो आप उनसे रिटर्न में मांग लो, तो आपका भी डर खत्म। अब कल को कोई पूछेगा भैया आपने क्या किया, तो मेरे पास रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, देखो इन्होंने लिख करके मेरे को दिया है कि इन्होंने मुझे सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में बताया, उनका एडजस्टमेंट किया है, यस और नो, हाँ या ना। yes, तो 560 कह रहा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगो मैनेजमेंट से, क्या मांगो भाई, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगो। ठीक है, और क्या क्या करके देख सकते हैं, 560 कह रहा है लीगल एडवाइजर से कॉरेस्पॉन्डेंस का इंस्पेक्शन कर लो अगर कंपनी के आपके क्लाइंट के हैं तो। रिव्यूइंग द प्रोग्रेस ऑफ नोन रिस्क एरियाज एंड कंटीजेंसीज, इसके अलावा ऐसे एरियाज जो कि ऑलरेडी आपको नोन थे, जो कि रिस्की हैं, जहां कंटीजेंसीज थी, ऐसे रिस्क एरियाज और कंटीजेंसीज की प्रोग्रेस को रिव्यू कीजिए। ठीक है, आपको लगा था ये एरिया रिस्की है,
या आपको लग रहा था कंटीजेंसी है, ऐसा हो भी सकता नहीं हो सकता, तो वो तो 31 मार्च तक की बात थी। आगे क्या हुआ इन एरियाज में, इन कंटीजेंसीज को लेकर के क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या प्रोग्रेस हुई है, वो प्रोग्रेस रिव्यू कर सकते हैं। आ रही बात समझ में बेटा? क्लियर है? यस और नो? yes, जैसे कि आपको बताया कि भाई कोई कोर्ट में केस चल रहा था, अरे वो तो 31 मार्च को चल रहा था, वो ठीक है बात, आज 2 महीने हो गए, अब क्या हुआ वो बताओ। ठीक है, कंटीजेंसी इवेंट है या रिस्क एरिया है। ठीक है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आपको बाहर से मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को भी आप कंसीडर कर सकते हो। और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमेशा अपने कान खुले रखने चाहिए। आप हमेशा सिर्फ क्लाइंट की बातों से ऑडिट नहीं, आप बाहर से भी, लोगों को पता होता है ना कि ये बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो पब्लिक नॉलेज, कंपिटिटर्स से अगर आप उसके कोई नॉलेज मिलती है, सप्लायर से आपको उसकी कोई नॉलेज मिलती है, कस्टमर्स से उसके आपको कोई नॉलेज मिलती है आपके क्लाइंट के, तो आउटसाइड सोर्स की बात करिए तो आपके क्लाइंट के बिजनेस के बाहर, मतलब वो आस पड़ोसी होते हैं ना, आप घर में गए, घर बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, तो आपने बोला चलो भाई ठीक है, बाहर आ गए, बढ़िया घर है, चलो अच्छी बात है। तो जरूरी नहीं है कि वो घर अच्छा हो, आपको आस पड़ोसियों से भी तो पूछ लेना चाहिए ना कि भाई घर अच्छा है या नहीं है, यस और नो, क्योंकि वो ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वो रोज रहने वाले लोग हैं। आप तो महीने के लिए साल में 2 महीने के लिए आए हो, वो रो उस उनके कंपिटिटर्स उनके साथ रोज डील कर रहे हैं, सप्लायर्स कर रहे हैं, कस्टमर्स रोज डील कर रहे हैं, तो उनसे अगर कोई जानकारी मिलती है तो ऐसी जानकारी को भी आपको कंसीडर करना चाहिए। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? yes, इसके अलावा आफ्टर डेट रिसिप्ट, जो पैसा बाद में मिला है 31 मार्च के बाद, अगर कोई पेमेंट आया है फ्रॉम रिसीवेबल्स, वो आप इंस्पेक्ट कीजिए। कैश बुक देख लीजिए ईयर एंड पेमेंट्स देखने के लिए। ठीक है, सेल प्राइस ऑफ इन्वेंट्रीज आफ्टर द ईयर एंड, साल की खत्म होने के बाद इन्वेंट्री को किस प्राइस पे सेल किया है, ये कुछ चीजें आप कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? यस और नो? yes, यस सर। सिमिलरली, अब अगर ऑडिटरी रिपोर्ट आपने जारी कर दी और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए? ठीक है, तो पहले ही मैंने बता दिया ऑडिट प्रोसीजर, पहली बात ही कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की, लेकिन अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करने की जिम्मेदारी इन्होंने आपके ऊपर डाल दी। ये डालिए भाई अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स की जिम्मेदारी, यस और नो? yes, तो आपने तो ऑडिट रिपोर्ट आज की डेट में बना करके दे दी, ठीक है, लेकिन 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 ऑडिट रिपोर्ट बना करके दी है, और ऑडिट रिपोर्ट के बाद जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये अभी इशू नहीं किए गए हैं, मतलब पब्लिक नॉलेज में नहीं है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड क्या हुए। तो अगर आपकी नॉलेज में ऐसा कोई फैक्ट आ जाए, ठीक है, कि भाई जिसकी वजह से आपको ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करनी चाहिए, तो ऐसे केस में आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या करोगे एक्शन? क्योंकि अब आप ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हो, लेकिन अभी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किए, तो हम ये क्लाइंट को इंस्टेंटली बोलेंगे कि भैया क्लाइंट को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करने की जरूरत है, और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करो। ठीक है, ऑडिट उसको अमेंडमेंट को हम ऑडिट करेंगे और हम वापस से आपको ऑडिट रिपोर्ट जारी करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? रुको भाई, अभी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी मत करना है, बोलोगे यहाँ पे? यस और नो? yes, अभी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी मत करना, अभी अभी हमें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है इवेंट, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बदलने की जरूरत है और हमें नई रिपोर्ट जारी करने की जरूरत है, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जारी नहीं करें। अगर और मैनेजमेंट मना कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने के लिए, और ऑडिटर रिपोर्ट एंड द ऑडिटर रिपोर्ट हैज नॉट बीन इशूड टू द क्लाइंट, द ऑडिटर कैन स्टिल मॉडिफाई। ठीक है, तो एक एक इन्होंने यहाँ पे कंडीशन बताई है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। डेट, तो आपने अभी ऑडिट रिपोर्ट पे डेट नहीं किया है, ऑडिट रिपोर्ट बना दी है, लेकिन अभी आपने उसको डेट नहीं, डेट करने का मतलब उसको फाइनलाइज करना हो जाता है, साइन करना हो जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? yes, ठीक है, मतलब डेट आपने नहीं किया, इसका मतलब बस इतनी सी बात है कि ऑडिट रिपोर्ट बन तो गई है, सब चीजें हो गई है, लेकिन अभी साइन नहीं किए, तो अभी तक तो आपके पास है ना ऑडिट रिपोर्ट, यस और नो? yes, डेट नहीं करने का मतलब है कि ऑडिट रिपोर्ट अभी आपने क्लाइंट के हाथ में नहीं दी है, तो ये थोड़ा सा फर्क है ना। थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने वो डेट देखा नहीं था, भूल गया था। तो बिटवीन द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अभी आपने फाइनली डेट किया नहीं है ऑडिट रिपोर्ट को। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ।
नॉट फाइनलाइज्ड। ठीक है, बन गई है लेकिन फाइनलाइज नहीं हुई है। चलिए, तो अभी अगर मैनेजमेंट मना कर दे कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करूंगा एंड द ऑडिटर रिपोर्ट इज आपको भी इशू करना बाकी है, तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को स्टिल मॉडिफाई कर सकते हैं ना, अभी हम ओपिनियन अपना मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? yes, ठीक है, अब यहां पर इन्होंने क्या किया कि इफ द ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन प्रोवाइड टू द ऑडिटर शैल नोटिफाई मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू नॉट टू इशू। अगर अब यहां इस केस में इन्होंने बता दिया कि अगर आप ऑडिट रिपोर्ट जारी करके क्लाइंट को दे चुके हो तो ऐसे केस में आपको नोटिफाई कर देना चाहिए मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू जी को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू मत कीजिए। ठीक है, अगर क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके मना करने के बाद भी इशू करता है तो ऑडिटर को एक्शन लेना चाहिए कि भाई लोग इसके ऊपर रिलाय करके किसी तरीके का एक्शन नहीं ले। तो जनरली होगा क्या, आप करोगे क्या, आप जो है वो मैनेजमेंट को बोल सकते हो, शेयर होल्डर्स को बोल सकते हो, या आप खुद पब्लिकली ये अनाउंसमेंट कर सकते हो कि भाई हमने इनकी ऑडिट रिपोर्ट जारी करी थी लेकिन अब हमको ऐसा ऐसा पता चला है, तो आप हमने इनको बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड आप इशू मत करो, बट हमारे कहने के बाद भी इन्होंने ये किया है, तो आप कहें कि इनको किसी भी तरीके से इसके ऊपर रिलाय करके कोई भी एक्शन नहीं ले। तो आपको ये कोशिश करनी है। आया समझ में? क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस और नो? yes, ठीक है, इसके अलावा ऑडिटर को भी डर लगता है कि भाई कल को, अब क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट हमने जारी कर दी है तो हमारे अगेंस्ट में कल को कोई लीगल एक्शन ना हो, तो इसके लिए आपको लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? yes, और अब एक स्टेज और आगे आ गए कि हम तो ऑडिट रिपोर्ट जारी कर चुके थे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इशू किए जा चुके हैं पब्लिकली आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू। तो अब इस केस में तो मैं बहुत वैसे भी लेट हो चुका हूं, आज के टाइम में पब्लिक डोमेन में आ गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बोला ऑडिटर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ऑडिट प्रोसीजर करने के लिए भाई। अब वैसे भी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दिया, अब थोड़ी ना आप देखोगे कि भाई क्या कुछ ऐसा हुआ है क्या जिससे मेरा ऑडिट ओपिनियन को बदलने की जरूरत है, क्या कोई नया डेवलपमेंट हुआ है क्या, कोई जिम्मेदारी, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी आपकी है नहीं। यस और नो? नहीं है ना? नहीं, तो जिम्मेदारी नहीं है लेकिन फिर भी कुछ पता चल जाए तो आपको एक्शन लेना चाहिए, मैनेजमेंट से डिस्कशन करो। ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है तो ऐसे केस में से मैनेजमेंट से डिस्कशन करके, और ज्यादा कुछ हमारे पास, द ऑडिटर शुड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू दी ऑन द अमेंडमेंट टू इंश्योर दैट दे हैव पुट थ्रू पुट। तो इसमें हमको मैनेजमेंट से बोलना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भाई देखो कोई बात नहीं, ये सब चीजें हो गई है बट अभी भी हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं और हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करके हम आपको नहीं जारी कर देंगे, नहीं वापस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर देना। द ऑडिटर शुड रिव्यू द स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट टू इंश्योर हु इज इन द रिसिप्ट ऑफ प्रीवियसली इश्यूज इन्फॉर्म्ड। आपको ये देखना है अगर मैनेजमेंट मान गया है क्या, ठीक है, तो फिर ये देखिए कि क्या मैनेजमेंट ने उन सब लोगों से को ये इन्फॉर्म किया जिसको पहले ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर चुके थे कि भाई ये गलत है, इसमें वापस से ऑडिट हो रही है, ये उन्होंने किया या नहीं किया, ये ऑडिटर को देखना है। किसको देखना है ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी हमने आपको डाल दी है कि अगर मैनेजमेंट कहता है ठीक है भाई हम कर लेंगे, तो ऐसे केस में उन्होंने किया है या नहीं किया वो हमको देखना पड़ेगा। नई ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड करेंगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर करके एक पैराग्राफ होता है, ठीक है, या फिर एक अदर मैटर पैराग्राफ होता है, वहां पर इस फैक्ट को हम लोग मेंशन करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और हम लोगों ने वापस से फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट नई जारी करी है। और अगर मैनेजमेंट मना कर दे, ठीक है, द ऑडिटर शुड शेल टेक, तो बस फिर क्या करना है, यहां तक तो वो केस था कि भी ये सारे प्रोसीजर्स तो आपको जब मानने थे जब मैनेजमेंट आपके साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हो गया था, है ना। ये तो तभी करोगे ये सब चीजें तो मैनेजमेंट कॉपरेट करने के लिए तैयार हो गया, वो कह रहा है ठीक है चलो कर लेंगे कोई बात नहीं भाई, अब ये चीज हुई है तो। लेकिन अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे तो फिर आपको बस इतना करना है कि भाई कोशिश कीजिए पब्लिक डोमेन में ये बात डालने की, भाई कोई भी पर्सन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाय मत करना, है ना, बस इतना ही कर सकते हो बेटा। यस और नो? हाँ या ना? yes, वैदिक समझ में आया यहाँ पे बात मेरी? यस और नो? yes sir. है ना, ये हमारा सब्सीक्वेंट इवेंट्स को लेकर के आज की डेट में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमारा पूरा हो गया। क्लियर है? समझ में आया है यहाँ पे? यस और नो? yes, अब नेक्स्ट हमारा गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट है। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न एक अजम्पशन है जो आप अकाउंटिंग के पर्पज से लेते हो और आप ये मानते हो कि एक
समय तक हमारी कंपनी फोर्सिएबल फ्यूचर, एक भविष्य जिसको हम देख सकते हैं, जिसके बारे में कल्पना की जाती है, उस फ्यूचर तक हमारा बिजनेस कंटिन्यूसली रन करेगा। और उसी को सोच करके हम लोग अपनी अकाउंटिंग करते हैं। ये होता है, यस और नो? यस। ठीक है। ISA 5670 हमारी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है कि इसको लेकर के ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, स्पेसिफिकली आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी गोइंग कंसर्न को लेकर के। ठीक है, ये हम लोगों को देखना है। द पीरियड दैट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर इज अ पीरियड रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बाय लॉ। तो अब यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या सोच करके क्या पीरियड कंसीडर किया, क्या पीरियड कंसीडर किया है यहाँ पे, जिसमें वो कंपनी को गोइंग कंसर्न मानता है। कुछ ना कुछ पीरियड तो कंसीडर किया होगा, यस और नो? वो 12 मंथ्स हो सकता है, वो 15 मंथ्स हो सकता है, वो 18 मंथ्स हो सकता है, कुछ ना कुछ पीरियड तो होगा, यस और नो? यस सर। तो ये पीरियड मैनेजमेंट अपने मन से नहीं कर फोर्स ये अज्यूम करेगा। ये पीरियड या तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब हमारा AFRF एप्लीके FRF है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में दिखेगा क्या होगा, या फिर बाय लॉ और बाय रेगुलेशन होगा, इफ लॉन्गर is required to consider is the period required by applicable financial reporting framework। तो अगर एक लॉन्गर पीरियड प्रिस्क्राइब है बाय लॉ या रेगुलेशन या फिर एप्लीकेबल फाइनेंस, वो पीरियड मैनेजमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इसे मन से नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो लॉ। तो कुछ ना कुछ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वहां देख लो, वो भी नहीं है तो फिर आप हो सकता है कि भाई उनको एक समझेंगे हम क्या पे। तो अनलेस एंड अनटिल ऐसा नहीं है, तब तक के लिए बाय FRF या फिर बाय लॉ रेगुलेशन जो भी पीरियड दिया गया वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जनरली ये पीरियड 12 मंथ्स का होता है फ्रॉम द ईयर एंड, और इन सम जुरिडिक्शन द पीरियड इज मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव। तो एग्जांपल यूके के अंदर आपका 12 महीने, तो 31 मार्च से नेक्स्ट 12 महीने तक मैनेजमेंट ये मानता है कि बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न रहेगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, यस और नो? यस। ठीक है। तो अब जब ये फोर्सिबल फ्यूचर का कंसिडरेशन किया जा रहा है, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट जो कि इनहेरेंटली अनसर्टेन है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। आज ये मानना कि अगले 12 महीने में बिजनेस रन करेगा, इट इज ओनली अ अजम्पशन, इट इज ओनली अ जजमेंट। ठीक है, जो इनहेरेंटली अनसर्टेन है, मैनेजमेंट को भी नहीं पता। ठीक है, अजम्पशन से कुछ आधारों पर लिया गया है। ठीक है, वो रीजनेबल होना चाहिए जो भी ग्राउंड्स आपने लिए हैं। बाकी ये तो अनसर्टेन है ना, भविष्य में क्या होगा वो तो भगवान ही जानते हैं, ना क्लाइंट जानता है ना ऑडिटर जानता है। जानते हो क्या, ये सब बताओ? नहीं जानते? नो। ना तुम जानते हो ना तुम्हारा क्लाइंट जानता है। सिर्फ तुम क्या जानते हो और तुम्हारा क्लाइंट क्या जानता है, वो जानता है रीजनेबल बेसिस की। भाई देखो, हमने जजमेंट लिया, उसे हमने रीजनेबल बेसिस पे लिया है, रीजनेबल आधारों पे लिया है भैया, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हमने इन बेसिस इन आधारों को देखा है, उसी के बाद हमें लगा कि 12 महीने कम से कम 31 मार्च के बाद हमारा बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न कंटिन्यू करेगा। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? यस। ठीक है। तो अब जो पोजीशन 31 मार्च को थी, भैया ये डिसीजन कैसे लिया गया है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है? सर ये लिया गया है रीजनेबल बेसिस पे, विच इज ऑफ कॉस्टली इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन। आई डोंट नो भाई, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन थी ना 31 मार्च को, उसी के बेसिस पर ये हमने अजम्पशन लिया था। 31 मार्च के बाद सब्सिक्वेंटली इस इंफॉर्मेशन में चेंज आ सकता है, नहीं आ सकता क्या? आ सकता है, नहीं आ सकता? आ सकता है। आ सकता है। सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा हुआ 31 मार्च के बाद कि भाई इस इंफॉर्मेशन में चेंजेस आ गए, और अब गोइंग कंसर्न का अजम्पशन जो है, वो अजम्पशन आपका सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, वो ओवरडन हो गया, वो जजमेंट आपका खत्म हो गया है, वो आधार आपका रीजनेबल नहीं रहा।
अब आज की डेट में इस इंफॉर्मेशन जो भी चेंज हुई है उसकी वजह से कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रही है। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। ऑडिटर अगर ऑडिट कर दे और रिपोर्ट दे दे कि भाई सब चीजें सही है, तो फिर आपने क्या ही ऑडिट करी। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन जो चेंज हो गई जिससे कि गोइंग कंसर्न का अजम्पशन ही खत्म हो गया था, बेसलेस हो गया था, उसके बाद आपने ऑडिट कर दी। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट है ना, जो कंपनी बंद होने वाली है उसको आप बोल रहे हो कि हाँ भाई ठीक है ये चलेगी कंपनी। कर सकते हैं ये हम लोग? करोगे क्या, ये बताओ? यस नहीं करोगे कि करोगे ऑडिट उसकी? फिर ऑडिट तो करेंगे सर, लेकिन उसका उसको बोलेंगे ना कि भैया ये अजम्पशन नहीं रहा है आज की डेट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंजेस करो, करने पड़ेंगे ना उसको चेंजेस, यस और नो? यस ठीक है, अब चेंजेस करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन डिस्क्लोजर देना जरूरी है क्योंकि वो इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं आ रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट एज अ डिस्क्लोजर आना चाहिए। ठीक है, द गोइंग कंसर्न, इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई, ये चीज खैर आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे समझते हैं, बट फटाफट से मैं इसको बताता हूँ। वेदर और द कंपनी कैन बी क्लास एज द गोइंग ऑफ एन हाउस इज फाइनेंशियल सेल, कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं उससे ये उसके बेसिस पे ये पता लगता है कैसे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, financial यस statements are prepared using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or keystone trading or has no realistic alternative but to do so। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न बेसिस के आधार पे आप अकाउंटिंग करते हैं अनलेस या तो मैनेजमेंट कंपनी को बंद करना चाहता है या फिर उनके पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, उनको पता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ पे लिक्विडेशन बेसिस पर अब अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो लिक्विडेशन बेसिस पर जब अकाउंटिंग करते हैं, देयर इज नो नॉन करंट एसेट्स, ऑल एसेट्स आर करंट एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज आर करंट लायबिलिटीज एंड। क्लियर है, समझ में आ गया? सब क्लियर करना पड़ेगा, फिर तो खत्म करो, सारे एसेट बेचो, लोगों को उधार चुकाओ, कंपनी बंद करो। इट इज ओनली व्हेन यू कंसीडर कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग करनी है, तब आप यहां पे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का क्लासिफिकेशन करते हो, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये सिग्निफिकेंस है गोइंग कंसर्न बेसिस का। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? यस सर ठीक है, ये फर्क आ जाएगा। तो इसलिए एज अ ऑडिटर मेरे लिए देखना जरूरी है कि भाई कंपनी गोइंग कंसर्न है भी या नहीं, नहीं है तो भाई अकाउंटिंग का आधार ही आपका गलत है, फिर तो आप लिक्विडेशन बेसिस पे अकाउंटिंग करो। ये with the assumption is made that the company will keep trading, the financial statement are prepared on the basis of breakup or liquidation basis under which the basis of preparation the reason why this is not going concern। तो ये बताना पड़ता है, अगर इस बेसिस पे हम लोग करते हैं तो फिर ये बताना पड़ता है कि क्यों किया गया है। ठीक है, एसेट्स को सेल वैल्यूज पे इंप्लॉय किया जाता है, इन्वेंट्री इन्वेंट्री कुछ नहीं होती, आउट डन कर दी जाती है लोअर प्राइसेस पे। ठीक है, एडिशनल लाइबिलिटीज में अराइज, ठीक है, हो सकती है, बढ़ सकती है, कॉस्ट ऑफ स्टाफ आपका रिडेंडेंट हो जाएगा, क्लोज करने की कॉस्ट आपकी अलग आएगी, इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट आएगी, वो सब चीजें। आ गया भाई समझ में? क्लियर है बेटा यहाँ पे, यस और नो? यस अब ये असेसमेंट करेगा कौन? ये इन्होंने बोला कि भाई किसकी जिम्मेदारी है असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर की। तुम करोगे ये असेसमेंट, ऑडिटर करेगा, डायरेक्टर्स करेंगे, कौन करेगा? डायरेक्टर्स It will be done by the directors. It is the primary responsibility of their। इन ऑर्डर टू दिस, अब डायरेक्टर एक फोरकास्ट बनाते हैं ताकि वो ये देख सकें कि भाई हम लोग एटलीस्ट नेक्स्ट 12 मंथ्स में यहाँ पे गोइंग कंसर्न है या नहीं। व्हेन द डायरेक्टर्स आर परफॉर्मिंग दे गोइंग, दे शुड टेक इनटू अकाउंट अ नंबर ऑफ। अब क्या क्या चीजें उनको ध्यान में रखनी चाहिए, जनरली आपकी नॉलेज के लिए बना दिया कि भाई उनकी करंट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, डेब्ट का रीपेमेंट कैसे होगा, पैसा उनके पास कहाँ से आएगा, या क्या पोटेंशियल सोर्सेज है, ये वो लोग करते हैं। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस समझ में आया वैदिक? क्लियर है? यस सर। जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ बहुत? ऐसा तो नहीं लग रहा नहीं तुमको सर। जल्दी जल्दी पढ़ा दिया? नहीं सर। ठीक है, या यस सर समझ आ रहा है ठीक है। तो गोइंग कंसर्न, अब डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी की सर इसका डिस्क्लोजर करें, ठीक है, कि हम गोइंग कंसर्न है। और अगर इसके ऊपर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो भी डायरेक्टर्स को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर देना चाहिए। मटेरियल certainty exists when the magnitude of potential and likelihood of occurrence such that the disclosure of the nature and implication of the uncertainty
इज नेसेसरी फॉर अ फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट टू बी मिसलीडिंग। तो अगर इस तरह की मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जिसके बारे में ऐसा लगता है कि भैया इसका बताया जाना जरूरी है, अगर ये नहीं बताया गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन फेयर नहीं है, इतने मैग्नीट्यूड की इतनी बड़ी मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो डायरेक्टर्स को ऐसी मटेरियल अनसर्टेनिटी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना चाहिए। आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes. तो मटेरियल अनसर्टेनिटी वैसे उन्होंने यहाँ पे किया है, वो डिस्क्लोज करी जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। डिस्क्लोजर में क्या क्या आएगा, क्या प्रिंसिपल इवेंट्स और कंडीशंस हैं जिससे एंटिटी की एज अ एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट आया है। क्यों ऐसा लग रहा है कंपनी के डायरेक्टर्स को कि कंपनी नेक्स्ट 12 मंथ्स में भी एज अ गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी, व्हाट आर दोस कंडीशंस, व्हाट आर दोस इवेंट्स, और मैनेजमेंट उनके साथ कैसे डील करने का प्लान कर रहा है, ये डिस्क्लोजर आपका होगा। ठीक है, सिर्फ आप ये नहीं बोल दोगे कि यहाँ पे देखो मटेरियल सर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, अरे क्यों करती है वो बताओ, वो परिस्थितियां बताओ, वो कंडीशंस बताओ, वो इवेंट्स बताओ। और आप आंखें बंद करके हाथ पे हाथ धरने के लिए नहीं बैठे हो, तो मैनेजमेंट क्या प्लान कर रहा है वो बताइए, ये दोनों चीजें बनानी पड़ेगी। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes. इसके अलावा डिस्क्लोजर में ये भी बताना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट अपने एसेट्स को डिस्चार्ज करने में, रियलाइज करने में आज के दिन पे सक्षम नहीं है, और अपनी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने नॉर्मल कोर्स, तो क्या मैनेजमेंट आज की डेट में एसेट्स को रियलाइज करने में और अपनी लायबिलिटीज को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में रियलाइज करने में, डिस्चार्ज करने में एबिलिटी उसकी रही है या नहीं रही है, ये बताना आपको पड़ेगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Where the directors have been unable to access going concern in the usual way, that is for less than 1 year beyond the date on which they signed the financial, the fact should be disclosed. और एक बात जब आपने असेसमेंट कर लिया कि भाई नहीं है, अगर आप असेसमेंट नहीं कर पाओ, ठीक है, इवन फॉर अ पीरियड फॉर लेस देन, अगर आप 6 महीने का 7 महीने इतने पीरियड का भी असेसमेंट नहीं कर पाए हैं, तो ये फैक्ट आपको, मतलब असेसमेंट कर लिया था जब तो हमने ऊपर बता दिया ना, असेसमेंट कर लिया था जब तो कि भाई नहीं है, तो हमने बताया कि भी क्या परिस्थितियां, अगर आप नहीं कर पाए तो ये फैक्ट भी फिर डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई देखो हम इस चीज का असेसमेंट नहीं कर पाए हैं। आगे समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा अगर इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस के अदर देन बनाए जाते हैं, तो ये भी डिस्क्लोज करना चाहिए कि भाई हमने इसको अदर देन बनाया है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. अब आज मैं ये गोइंग कंसर्न पूरा करा दूंगा, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा क्लास होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir, no problem. वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 10-15 मिनट की क्लास एक्स्ट्रा होगी, लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ताकि या फिर कल से वापस स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके, समझ गया। ज्यादा कुछ बचा भी नहीं है इसमें। तो अब ऑडिटर की जिम्मेदारियां देख लेते हैं। तो आईएसए 570 कह रहा है कि ऑडिटर की जिम्मेदारी ये है कि आपको एविडेंस लेने हैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग दी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए ऑन द अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का ये अजम्पशन जो है वो क्या है, ये अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नहीं, इसके लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस लेने की। क्लियर है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आईएसए 70 कह रहा है एविडेंस मांगो कि क्या ये असेसमेंट सही किया है, किस बेसिस पे किया, क्या वो आधार रीजनेबल थे या नहीं थे। आया समझ में, यस और नो? इन एविडेंसेस के बेसिस पर आगे क्या करो, कंक्लूड करो कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और करती है नहीं करती जैसा भी है एज पर आईएसए 570 उसको हमको रिपोर्ट करना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ये आपकी जिम्मेदारी है, बस इतनी सी जिम्मेदारी है। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स दिए, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी
एग्जिस्ट, तो वो पता कैसे चलेगा? नाउ दीज आर द टिपिकल इंडिकेटर्स। नेट करंट लायबिलिटीज पता होगा कि भी नेट करंट लायबिलिटीज क्या होती है। जब आप अपनी शॉर्ट टर्म में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो, यू हैव द नेगेटिव करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का रिजल्ट आपका जो आए वो किस में आ जाए, वो नेगेटिव में आ जाए, उसको हम लोग नेट करंट लायबिलिटी की पोजीशन बोलते हैं। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ये इंडिकेटर्स है ना कि कंपनी, आपके सामने क्वेश्चन आएगा बेटा, ध्यान से समझिए। उस क्वेश्चन को देख करके आपको ये बताना है कि क्या इनके गोइंग कंसर्न का अजम्पशन जो है रीजनेबल है या नहीं। आप बोलोगे रीजनेबल है या नहीं है, तो अगर ये इंडिकेटर दिख रहे हैं तो आप बोलोगे नहीं नहीं भाई ये रीजनेबल नहीं है, इनकी तो नेट करंट लायबिलिटी की पोजीशन है। और बोरिंग फैसिलिटीज कंपनी की या तो अब एक्सपायर हो चुकी है कंपनी के पास, अब उनको नहीं पता कि वो पैसा कहाँ से बोरो करके लाएंगे, कैसे अपनी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल में छोटा कैश चाहिए होता है, वो कहाँ से लेकर के आएंगे, वो उसके बारे में कंपनी को पता नहीं है। ठीक है। लोन एग्रीमेंट्स का डिफॉल्ट करना, आपको दिख रहा है आपका क्लाइंट ने अपने अपने लोन एग्रीमेंट्स, जो लोन उसको जिस टाइम पे चुकाना चाहिए था, जो इंटरेस्ट भरना चाहिए था, वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, इट इज एन इंडिकेटर। अनप्लान्ड सेल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स को बिना किसी प्लानिंग के कि भाई फर्दर क्या होगा, आज किसी ने अपनी मशीनरी बेच दी और अब उसका प्लान नहीं पता कि भाई क्या वो नई मशीनरी लेकर के आएगा, इसलिए बेची है। क्यों बेची? इट इज एन इंडिकेटर, शायद कंपनी अब चलने योग्य नहीं है, इस वजह से ये अपने, इनके पास पैसा नहीं है तो ये अपने नॉन करंट एसेट्स बेच रहे हैं, है ना? यस और नो? Yes, टैक्स पेमेंट्स आप अपना नहीं कर रहे हो, मिसिंग टैक्स पेमेंट है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल नहीं है, टैक्स की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने में आप सक्षम नहीं है, कैश फ्लो नेगेटिव है। समझते हो ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, नेगेटिव कैश फ्लो आ गया भाई, आपका कैश फ्लो ज्यादा हुआ है और आया कम है। ठीक है। yes, सप्लायर्स पैसा नहीं दे रहे हैं, बड़ा रीजन हो सकता है। मैंने लोगों को गुड्स भेज दिया, उन सप्लायर्स से रिकवरी नहीं हो रही है, बिजनेस कब तक कैसे चलाऊंगा? मेजर टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, आपका क्लाइंट आउटडेटेड हो चुका है, लीगल क्लेम्स कंपनी के अगेंस्ट में बहुत बड़े लीगल क्लेम्स पेंडिंग है, जिनकी वजह से कल को अगर कंपनी क्लाइंट के अगेंस्ट में डिसाइड हो गए तो कंपनी का चलना मुश्किल हो जाएगा। की स्टाफ छोड़ करके भाग गया, एक इंपॉर्टेंट पर्सन था वही आज की डेट में भाग गया है, कंपनी चलेगी कैसे? ओवर रिलायंस ऑन स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्टाफ सप्लायर्स और कस्टमर्स। ठीक है। तो छोटे प्रोडक्ट, ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि छोटे हैं या छोटा स्टाफ है या सप्लायर्स हैं जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, भाई आपके पास दो चार कस्टमर हैं जो आपका माल खरीदते हैं, कल को ये चले गए तो किसको बेचोगे माल अपना, है ना? स्टाफ नंबर बहुत कम है, इन्हीं से काम चल रहा था, ये भी छोड़ के चले गए, तो चलेगा कैसे बिजनेस भाई? तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ गोइंग कंसर्न कि भाई कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी। यस और नो? yes, कस्टमर्स की ईजिंग टू ट्रेड, मेजर कस्टमर्स थे उन्होंने ट्रेड करना बंद कर दिया है कंपनी के साथ, कैश फ्लो डिफिकल्टीज हैं कंपनी की इसके साथ, कंपिटिटर्स एकदम से बहुत बड़े आ गए हैं कंपनी के, अनइंश्योर्ड और अंडरश्योर कैटास्ट्रॉफ। ठीक है। तो अनइंश्योरेंस की कंडीशन भी हो सकती है, कंपनी ने अपने अपने कुछ, अब वो बिजनेस टू बिजनेस होता है ना, अब कोई शिपिंग का बिजनेस है, उसने अपनी शिप को अनइंश्योर्ड करा, कल को समुद्र में डूब गई, तो भैया इसके पास पैसा कहाँ से आएगा नई शिप खरीदने का, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो पूरा पैसा देगी नहीं इसको, तो बिजनेस कैसे चलेगा? यस और नो? yes, लॉज एंड रेगुलेशंस में चेंज आता है, आज आपका क्लाइंट जो बिजनेस कर रहा है, नया कानून आ गया, आगे से वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकता, इस पर लॉ नहीं रहेगा बिजनेस। तो ये हमारे बेटा क्या हो गए, कुछ यहाँ पर इन्होंने इंडिकेटर्स बता दिया आपको कि भाई अगर ऐसा ऐसा दिखे तो समझ जाओ कंपनी में गोइंग कंसर्न की समस्या है, बिजनेस नहीं चलेगा। आगे समझ में बेटा क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? yes, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाते हैं कि भाई मैनेजमेंट ने जो इवेल्युएशन किया है, मैनेजमेंट ने जो इवेल्युएशन किया है गोइंग कंसर्न का, ये इवेल्युएशन हमको यहाँ पे क्या करना है, इस इवेल्युएशन का असेसमेंट करना है कि ये जो इवेल्युएशन मैनेजमेंट ने किया, पहले तो कैसे करना था वो मैनेजमेंट का ऊपर पढ़ के आ गए, अब इन्होंने बोला कि इन्होंने जो असेसमेंट किया है, इवेल्युएशन किया है, इस इवेल्युएशन का एज अ ऑडिट प्रोसीजर 570 कह रहा है कि ऑडिटर को भी असेसमेंट करना है। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? yes, तो उसका इवेल्युएशन हम भी करेंगे।
पीरियड सेम रहेगा, इन्होंने 12 महीने का किया, हम भी 12 महीने के पीरियड का असेसमेंट करेंगे। assess the same period the management has used in the assessment and if it is less than 12 months ask manager। तो अगर 12 महीने का किया तो 12 महीने का, अगर मैनेजमेंट ने 12 महीने से भी कम का, से फॉर एग्जांपल अगर इनका असेसमेंट सिर्फ 9 मंथ्स का है, तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि अपना असेसमेंट पीरियड एटलीस्ट 12 महीने का कीजिए। ये आईएसए 570 कह रहा है, तो ये जरूरी चीज हो गई। तो अगर मैनेजमेंट सिर्फ 12 महीने से कम के पीरियड का असेसमेंट करता है, इवेल्यूशन करता है, तो आपको अपने असेसमेंट में उनको ये बोलना है कि ये पीरियड ऑफ आपने जो इवेल्यूशन किया है ना गोइंग कंसर्न का, 10 महीने का, 9 महीने का, ये कम का है, इसे बढ़ा करके 12 महीने का कीजिए। क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? Yes. और ये देखिए कि क्या मैनेजमेंट ने सारी जो भी एप्रोप्रिएट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी इस असेसमेंट को करने के लिए, क्या वो इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करके असेसमेंट किया गया है या नहीं किया गया। क्लियर है बेटा समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes. अब अगर डाउट क्रिएट हो जाए कि भैया ये जो कंपनी है एज पर दे क्लेम दे आर नॉट गोइंग कंसर्न, आपको डाउट आ जाए, कोई इंडिकेटर मिल जाए, कोई बात आपको लगे कि भाई इनका असेसमेंट गलत है, तो वैसे केस में क्या करेंगे? कैश फ्लो डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, प्रॉफिट्स हैं, दूसरे रिलेवेंट फोरकास्ट है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के साथ बैठो भैया, बैठो, इस पे डिस्कशन होगा, आपके कैश फ्लोज पे, आपके प्रॉफिट्स पे, दूसरे। दिस शुड इंक्लूड असेसमेंट ऑफ द रीजनेबल ऑफ द असेंशन। तो आप उनके साथ डिस्कशन कीजिए और ये देखिए कि क्या उनका अजम्पशन उन्होंने रीजनेबल लिया है इन फोरकास्ट को प्रिपेयर करने का या नहीं, क्योंकि ये फोरकास्टिंग तो देखो उनकी होगी, ये हमने नहीं करी है। कैश फ्लो की फोरकास्टिंग क्या है, प्रॉफिट की फोरकास्टिंग क्या है, तो वो फोरकास्टिंग मैनेजमेंट करके बैठा है। तो अगर अब आपको डाउट है कि ये कंपनी जो है वो गोइंग कंसर्न नहीं है, तो भैया काय का प्रॉफिट आप कह रहे हो, इतना प्रॉफिट आपको फोरकास्ट हो गया, कैसे निकाला ये प्रॉफिट आपने, कैसे कैश फ्लो फोरकास्ट किया है, जो कैश फ्लो आपको ये बता रहा है कि आप गोइंग कंसर्न हो, मेरे को तो डाउट हो रहा है और आप कह रहे हो ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए कि इन लोगों ने जो इन चीजों का भी असेसमेंट कर रखा है, कैश फ्लो, प्रॉफिट और अदर रिलेवेंट फोरकास्ट, ये भी रीजनेबल है या नहीं। आया बेटा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस और नो? Yes. तो क्या भी ये रीजनेबल, क्या ये जो अजम्पशंस इन लोगों ने लिए हैं गोइंग कंसर्न तक पहुंचने के लिए, कैश फ्लो, प्रॉफिट, दूसरे, ये भी रीजनेबल है या नहीं, ये आपको डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ करना पड़ेगा और इसका एनालिसिस आप करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? Yes. लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग लो भैया, आज तक 31 मार्च से आज हो गया 3 महीने, 3 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले आओ, ये देख लेते हैं, वो डिस्कस करो, उसको एनालाइज करो। ठीक है, अगर कंपनी ने कोई डिबेंचर्स या लोन एग्रीमेंट्स हैं उनके चल रहे हैं, वो उनकी टर्म्स को, उनके एग्रीमेंट्स को रिव्यू करो, देखो कि कहीं उनका ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स पढ़ो, क्या उनमें ढूंढो कि कहीं फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का रेफरेंस दिया गया है, क्योंकि बात हुई होगी तो कभी ना कभी मीटिंग में कि हाँ भाई देखो परेशानी चल रही है पैसे की, ऐसा है वैसा है, तो वो उसका रेफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करो। लॉयर से बात करो, उससे पूछो कंपनी के कि भैया कोई लिटिगेशन तो नहीं है एग्जिस्टिंग, भाई जिसका जो है वो एडवर्स इनके अगेंस्ट में ऑर्डर आ सकता है और फाइनेंशियल इंप्लीकेशन हो सकती है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes. ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए थे वो आज की डेट में वैलिड रहे या नहीं, हो सकता भाई कंपनी ने क्या फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, पैसा इनके पास कहाँ से आएगा, वो सब क्लेम तो कंपनी कर रही है। अब आप ये कंफर्म करो कि भाई क्या वो आज की डेट में जो है वो वैलिड रहे हैं या नहीं रहे, है ना। कंपनी तो बोल रही है हमारे पास पैसा यहाँ से आ जाएगा, डिबेंचर्स ले लेंगे, शेयर ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो क्या वो आज की डेट में जो भी अरेंजमेंट्स कंपनी बोल रही थी क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, वो लीगली हैं, वो एनफोर्सेबल है, क्या उनसे वाकई पैसा आएगा नहीं आएगा कंपनी के पास, ये आपको असेसमेंट करना है। आ गया समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes. ठीक है, रिव्यू इवेंट्स आफ्टर द ईयर एंड टू आइडेंटिफाई दोस दैट ईदर मिटिगेट और अदरवाइज अफेक्ट द ईयर। इसके अलावा सब्सिक्वेंट इवेंट्स का हमको असेसमेंट करना है जो कि कंपनी की कंटिन्यू गोइंग कंसर्न की उसकी एबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस विद कस्टमर्स को रिव्यू करना है फॉर एविडेंस ऑफ एविडेंस डिस्प्यूट्स, अगर कंपनी का कोई डिस्प्यूट हो गया जिससे उसका पैसा नहीं आ रहा,
तो वो कस्टमर्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस का रिव्यू कीजिए आपने, क्योंकि क्या होता है ये सब चीजें चलती रहती है, आप रिमाइंडर भेजते हो भैया पैसे डाल दो, वो कह रहा है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, या वो कह रहा है आपका माल खराब था रिसीव ही नहीं हुआ, ऐसा हो गया। तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ो बैठ करके। बहुत काम करना पड़ता है ऑडिट में, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं हमको, बहुत डिटेल में काम करना पड़ता है। इसलिए तो एक्सपर्ट बन के ही कर सकते हैं, बिना एक्सपर्टीज के काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। अब तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को इस बारे में, यस और नो? yes sir, बहुत काम है, मतलब ऑडिट खत्म करने में भी खत्म नहीं करने दे रहे कि नहीं गोइंग कंसर्न को पकड़ के बैठ जाओ, इतना कुछ करो। रिव्यू कॉरेस्पॉन्ड सप्लाई, जैसे कस्टमर्स के कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़े, सप्लायर्स के कॉरेस्पॉन्डेंस भी पढ़ो, बैंक के कॉरेस्पॉन्डेंस भी पढ़ो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से मांगो कि उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, कैसे वो उसको एड्रेस गोइंग कंसर्न करेगी, ये सब चीजें। आ गया भाई समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? yes sir, लास्ट रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन देते हैं तो ऑर्डर शुड मॉडिफाई। तो और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया और आपको गोइंग कंसर्न पे डाउट है, ठीक है, तो उसका रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या आएगा। तो देखो अगर ऐसा गोइंग कंसर्न में डाउट होता है तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग फेयर व्यू का, आपको यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना बेटा। अनमॉडिफाई अनवॉइड रिपोर्ट आप नहीं जारी कर सकते। तो अगर ऑडिटर को ऑडिटर के ओपिनियन में डायरेक्टर्स ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं किया मटेरियल अनसर्टेनिटी का, तो ये बोल रहे हैं क्या, देखो कि अब देखो सिर्फ मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे क्लाइंट से मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वो कह रहा है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोजर प्रॉपर है गोइंग कंसर्न के बारे में, तो क्या मैं ये बोलूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू का एग्जीबिशन नहीं करते, मैं ये बोलूंगा क्या, ये बताइए। दुश्मनी है क्लाइंट से कि वो सही बोल रहा है फिर भी हम बोलेंगे नहीं नहीं आप तो सही नहीं बोल रहे। बिजनेस अगर खराब स्थिति में चल रहा है, ऑडिटर को कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ओनली ऑडिटर क्या चाहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये चीज रिफ्लेक्ट सही से कर रहे हो कि तुम्हारा बिजनेस खराब चल रहा है, यही बात है ना बेटा, इतनी सी देखने वाली है। ये सुनो समझ में आ रही है या वैसे एक बात मेरी समझ में आ गया। yes sir, तो अगर Yes, sir. मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है, इट इज ओनली देन कि ऑडिटर अपना ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई करेगा। अगर डिस्क्लोजर है ना उस बात का, मतलब आपको दुश्मनी नहीं है भाई उससे कि आपने बोला मटेरियल अनसर्टेनिटी, वो कह रहे हैं हाँ भैया हमको पता है हमारा बिजनेस बंद होने वाला है और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है, ठीक है। और इफ द डायरेक्टर्स हैव नॉट प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई ये गोइंग कंसर्न के बेसिस पर नहीं बनाए जाने चाहिए थे, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द, तो ही आप अपना ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? yes, तो ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई करने की जरूरत तब है, ध्यान से सुन लेना, जब उन्होंने मटेरियल अनसर्टिनिटी के बारे में डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं दिया है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट बेसिस पर प्रिपेयर नहीं करें, तभी ओपिनियन मॉडिफाई होगा। इस केस में उन्होंने बोला कि ऑडिट अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही जारी किया जाता है अगर यहां पर डायरेक्टर्स ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया कि भाई गोइंग कंसर्न को लेकर के समस्या है, अनसर्टिनिटी है, या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ब्रेकअप बेसिस पर उसने खुद ने प्रिपेयर किए हैं, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई नहीं करोगे ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन किया जाएगा विद सर्टेन एडिशनल कम्युनिकेशन। आ गया समझ में, क्लियर है बेटा यहाँ तक, यस और नो? yes, ये हमारा मेजर पूरा हो गया गोइंग कंसर्न को लेकर के। एक नेक्स्ट कल जब आएंगे तो ओवरऑल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बचेगा, तो कल ये चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा आपका, ठीक है भाई। समझ में आ गया आज जो पढ़ाया मैंने आप लोगों को, हिया वैदिक, कोई डाउट हो तो yes बता। sir, no doubts, आप इसको घर पे पढ़ें चैप्टर को, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी ढंग से, तो कोई डाउट आएगा तो मुझे कल बताइए, ठीक है भाई वैदिक। Yes, sir. चलिए yes, क्लास को फिर यहीं खत्म करते हैं, बाय गुड नाइट। thank you sir, bye.